प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अध्याय पृष्ठ रसायन के साथ करेंगे। साथ साथ हम इस पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में ही बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को पढ़ेंगे। साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का 5वां अध्याय पृष्ठ रसायन शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम अधिशोषण एवं अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम अधिशोषण समतापी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पाठ के परिचय से। पृष्ठ रसायन में हम सतहों पर होने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। इस पूरे अध्याय में हम लोग उन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि पृष्ठ पर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अधिशोषण से। अणुक स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अणुक स्पीशीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है अधिशोष्य कहलाता है। पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। किसी अधिशोषित पदार्थ को उस पृष्ठ से हटाना जिस पर वो अधिशोषित है विशोषण कहलाता है। ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इनको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं अधिशोषण एवं अवशोषण के बारे में। ये जो है अवशोषण का दृश्य है और अभी जो आपके सामने आया है वो अधिशोषण का दृश्य है। अवशोषण को अंग्रेजी में अब्जॉर्प्शन कहते हैं और अधिशोषण को अंग्रेजी में एडजॉर्प्शन कहते हैं। अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है एवं अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता, जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है। यह जो है मुख्य अंतर है अधिशोषण एवं अवशोषण में। अब बात करते हैं अधिशोषण क्रियाविधि के बारे में। अधिशोषण की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि अधिशोषक के पृष्ठीय कण वैसे वातावरण में नहीं होते जिसमें स्थूल के अंदर के कण होते हैं। अधिशोषक के अंदर के कणों पर लगने वाले सभी बल आपस में संतुलित होते हैं, परंतु पृष्ठीय कण सभी दिशाओं में अपने प्रकार के परमाणु या अणुओं से घिरे नहीं होते। अंततः उन पर असंतुलित या अधिशेष आकर्षण बल होते हैं। अधिशोषक के ये बल ही अधिशोष्य कणों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक दिए गए दाब पर अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ बढ़ती है। मैं जो बोल रहा हूं आप उस चीज को अपनी कॉपी में भी लिखते जाइए। साथ साथ स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं उस चित्र को भी आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद अधिशोषण क्रियाविधि के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात करते हैं। यह एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है। यह एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया है और अधिशोषण क्रियाविधि जैसे आगे बढ़ती है कुछ समय के बाद साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त होती है।
आप इन चीजों को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण। इन दोनों के बीच जो अंतर हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो भौतिक अधिशोषण है वो वांडर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण उत्पन्न होते हैं। जो भौतिक अधिशोषण है वह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, जबकि रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। भौतिक अधिशोषण प्रकृति में उत्क्रमणीय है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है। और भी कुछ अंतर हैं जो टेबल के फॉर्म में आपके स्क्रीन पर हैं, आप उनको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और आपको इन अंतरों को याद भी करना है। यहाँ पर 9 अंतर लिखे हुए हैं, अगर आप 6 अंतर भी याद करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अधिशोषण समतापी की। अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। अधिशोषण समतापी का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, x/m = k.p1/n, जहां पर x अधिशोषक के m द्रव्यमान द्वारा p दाब पर अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है, k एवं n स्थिरांक है। आप इस समीकरण को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अधिशोषण समतापी के बारे में जो बातें स्क्रीन पर दी गई हैं वो भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद अधिशोषण समतापी के समीकरण का एक और रूप देखते हैं। पिछले समीकरण में अगर हम दोनों भागों में लघुगणक लेते हैं तो उसके बाद जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार दिखने लगता है, log x/m = log k + 1/n log p। इस समीकरण के आधार पर जो रेखा चित्र बनता है वो आपके स्क्रीन के सामने है। आप उस रेखा चित्र को भी बना लीजिए और इस समीकरण को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने अधिशोषण एवं अवशोषण के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने अधिशोषण समतापी के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई हुई सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से इन चीज़ों को दोबारा से पढ़ लीजिएगा और साथ ही इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले अधिशोषण के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम लोग उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे।
तो आइए शुरू करते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण का जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है गैस मास्क। आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी होते हैं, जब वो रोड पर अपना काम कर रहे होते हैं तो वो अपने मुंह पर एक गैस का मास्क लगा के रखते हैं। वह गैस का मास्क उनको जहरीली गैसें या फिर वो गैस जो शरीर को नुकसान देती हैं उससे बचा के रखती है। लेकिन गैस मास्क का उपयोग ज्यादातर कोयले की खानों में होता है, क्योंकि कोयले के खानों में सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा मात्रा में जहरीली गैसें मौजूद होती हैं। उसकी वजह से शरीर को काफी ज्यादा हानि होती है। इसीलिए गैस मास्क का उपयोग कोयले की खानों में सांस लेते समय किया जाता है। गैस मास्क में क्या होता है, एक सक्रिय चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण होता है जो जहरीली गैसों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। उसके बाद जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है आर्द्रता पर नियंत्रण। सिलिका और एल्यूमिनियम जेल का उपयोग नमी को दूर करने और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है व्याधियों का उपचार। अनेक औषध कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त होते हैं। तो ये थे अधिशोषण के अनुप्रयोग। अब बात करते हैं उत्प्रेरण की। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्धक एवं विषकारकों की। वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जबकि विष उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और उसमें मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेरण के प्रकार की। तो दो तरह के प्रकार होते हैं उत्प्रेरण के। पहला होता है सामांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। बात करते हैं सामांगी उत्प्रेरण की। जब अभिक्रियक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं तो प्रक्रम सामांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समान प्रावस्था मतलब या तो अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों तरल प्रावस्था में हो या फिर दोनों गैस प्रावस्था में हो। आप देख सकते हैं आपके सामने एक अभिक्रिया है। यहां पर आप देखेंगे तो जो अभिक्रियक है और जो उत्प्रेरक है वो समान प्रावस्था में है, जो कि तरल प्रावस्था है। उसके बाद बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। उत्प्रेरकी प्रक्रिया जिसमें अभिक्रियक और उत्प्रेरक भिन्न चरणों में होते हैं को विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। SO2 को SO3 में बदला जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अभिक्रियक SO2 गैस प्रावस्था में है और जो प्लेटिनम है वो ठोस प्रावस्था में है। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। आप अपने सामने एक चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में मैं आपको समझाऊंगा विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। सबसे पहले आप देख सकते हैं मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ। उस पर जो अभिकारी अणु हैं A और B, उनका अधिशोषण हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं अधिशोषण होने के बाद एक मध्यवर्ती बनता है जिसमें A और B का आपस में भी जुड़ाव है और उसका उत्प्रेरक पृष्ठ के साथ भी जुड़ाव है। अब इस प्रावस्था के बाद उत्पाद अणुओं का विशोषण होता है, जिसके बाद A और B उत्प्रेरक के साथ अपना बंध तोड़ देते हैं और उत्पाद हमें मिल जाता है और उत्प्रेरक भी वैसा ही हमें मिल जाता है जैसा हमने शुरुआत में उसका उपयोग किया था। आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। जब परीक्षा में इस विषय से प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको यह चित्र बनाना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। जो सबसे पहली विशेषता होती है वो होती है सक्रियता।
यह बहुत सीमा तक रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। जो दूसरी विशेषता है वह है वर्णनात्मकता। एक उत्प्रेरक की चयनात्मकता किसी विशेष उत्पाद को चुनने के लिए एक प्रतिक्रिया को निर्देशित करने की क्षमता को कहा जाता है। जब एक ही प्रतिक्रिया के तहत कई उत्पाद संभव हो। आप इन दोनों विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना एवं अभिक्रियक एवं उत्पाद अणुओं की प्रकार पर निर्भर करती है, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जियोलाइट अपने मधुछत्ते जैसी संरचनाओं के कारण अच्छे आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़े, उसके बाद हमने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस वीडियो में हम इस अध्याय का परिचय और मेंडल के वंशागति के नियमों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि संतति माता पिता के समान ही क्यों होती है या इनमें कुछ अंतर भी होता है? अब हम यह तो नहीं कह सकते कि ये एकदम ही क्लोन होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया से कुछ विविधता जरूर आती है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के हम जवाब इस अध्याय में ढूंढेंगे और जानेंगे कि ये सारी चीजें क्यों होती हैं और कैसे होती है। आइए अब एक शब्द वंशागति को समझते हैं। अब इस अध्याय का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, तो वंशागति को समझना तो बनता है। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पिता के कान के आकार की बेटे के कान के आकार की से मिलती है, जिसका सीधा साधा मतलब यह है कि कुछ लक्षण जनक से संतति में गए हैं। यही वंशागति कहलाती है। अब हमने वंशागति को तो समझ लिया, तो चलिए विविधता को भी समझ लेते हैं। विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और मेंडल के वंशागति के नियमों को समझते हैं। अब दोस्तों, एक शख्स था जिसका नाम था ग्रिगोर मेंडल, जिनकी आप साथ में तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक
मटर के पौधे के ऊपर संकरण के प्रयोग किए थे तथा उनके आधारों पर इन्होंने ये सारे वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया और इन नियमों के बारे में हम आने वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम लक्षण तथा विशेषक में अंतर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लक्षण को समझेंगे। यह व्यक्तिगत विशेषता है, जैसे कि तने की लंबाई, और दूसरी ओर मैंने विशेषक को लिखा है किसी लक्षण में अंतर समझने योग्य विशेषक और उसकी डिटेक्टेबल वेरिएंट, जैसे कि लंबा और बौना। इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यह एक पेड़ है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसका लक्षण है, और उसी पेड़ का लंबा और बौना होना बाकी पेड़ों की तुलना में विशेषक कहलाता है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब वीडियो में यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कुछ प्रयोग किए थे, मगर आपने ये सोचा है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्या खास बात थी उसकी? तो अब हम यही पढ़ेंगे मटर के पौधे का चयन उसने क्यों किया। तो उसके कुछ कारण थे, जैसे कि मटर के कई सारे विशेषक हैं। यह बड़ी संख्या में बीज पैदा करता है और एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। पुष्पों में स्वपरागण होता है, इसलिए यह शुद्ध नस्ल के होते हैं। मटर के पुष्पों में कृत्रिम रूप से परागण कराना आसान है, इस प्रकार उत्पादित संकर उपजाऊ थे। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। आइए दोस्तों, अब अलील को समझते हैं। इसको समझने से पहले हम जान लेते हैं कि जीन क्या होता है। जीन की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचना है जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। अब दोस्तों, अलील के विषय को हम इस परिवार के बालों के रंग के उदाहरण से समझते हैं। बालों का रंग यहाँ पर हमने विशेषक के रूप में लिया हुआ है। अब दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस परिवार में पिता और पुत्र के बालों का रंग गहरा भूरा है और माता और पुत्री के बालों का रंग हल्का भूरा है। अब इन दोनों संतति के माता पिता तो एक ही हैं, तो बालों के रंग में अंतर क्यों आ रहा है? इन्हीं सब का कारण जीन में छिपा है। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे पास 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। अब इन 23 जोड़ों में से एक जोड़ा हम ले लेते हैं गुणसूत्रों का। यहाँ पर हाइलाइटेड हिस्से को देखिए, यह जीन लोकस है, जो कि एक फिक्स्ड पोजीशन होती है जहां पर इस केस में जीन मौजूद है। जरा इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अब मान लीजिए ये वाला जीन उस परिवार में गहरे भूरे रंग को दिखा रहा है, या कह सकते हैं हम उस परिवार के गहरे भूरे रंग का फिनोटिपिक कैरेक्टर को ये दिखा रहा है। और एक और बात आप सभी को याद रखनी है कि ये वाला गुणसूत्र हमको मिला है संतति में माता से, और ये वाला गुणसूत्र हमको संतति में मिला है पिता से। अब हर एक जोड़ा एक एक एलील का योगदान करेगा। अब अलील को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। जीन जो कि युग्म के विपर्यास विशेषकों के लिए कोड होते हैं, अलील कहलाते हैं। यह एक जीन के थोड़े अलग रूप हैं, इसलिए जीन शब्द का उपयोग किसी भी कारक के लिए किया जा सकता है, लेकिन अलील शब्द का उपयोग किसी अन्य अलील के संदर्भ में किया जाता है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों, हम अलील को अक्षरों से दिखाते हैं, और हमने बालों के रंग का उदाहरण लिया है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा एच और छोटा एच। एच यानी कि हेयर कलर, यानी कि बालों का रंग। अब जो बड़ा अक्षर है यहाँ पर, वो प्रभावी अलील को दर्शाता है। प्रभावी अलील वो अलील होते हैं जो कि एक्सप्रेस हो सकते हैं, यानी कि जो अपने आप को व्यक्त कर पाए। और छोटा अक्षर
अप्रभावी अलील को दर्शाता है, जो कि अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता जब साथ में प्रभावी अलील होता है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अब अगर दोनों ही प्रभावी अलील साथ में हो या कोई एक प्रभावी अलील हो, तो वो जो प्रभावी विशेषक है उसको वो व्यक्त कर पाएंगे, तभी उस पुत्र में बालों का रंग गहरा भूरा था, क्योंकि वो प्रभावी विशेषक था वहां पर। और इसी बात से अगर हम समझे तो पुत्री के पास जरूर ये वाले अप्रभावी अलील होंगे, छोटा h, क्योंकि उसके बालों का रंग हल्का भूरा था। तो हम कह सकते हैं कि पुत्र के पास बड़ा H या बड़ा H छोटा h अलील होंगे, तभी उसके बालों का रंग गहरा भूरा था। और पुत्री के पास छोटा h होगा, क्योंकि तभी उसके पास हल्के भूरे रंग के बाल थे। आइए अब हम इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जीनोटाइप यानी कि जीनी प्ररूप को समझेंगे। यह एक या अधिक लक्षणों के संबंध में किसी व्यक्ति के आनुवांशिक पूरक का प्रतिनिधित्व है, जैसे बड़ा H, बड़ा H, छोटा h। और हम फिनोटाइप यानी कि दृश्य प्ररूप को भी समझेंगे। यह अवलोकनीय आकार की रूप है, जैसे लंबा या बौना पौधा। इस वीडियो में हमने वंशागति तथा विविधता के बारे में पढ़ा, साथ ही में हमने ग्रिगोर मेंडल को भी थोड़ा सा जाना, और आखिरी में हमने अलील पर चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक जीन की वंशागति और मेंडल के वंशागति नियमों को समझेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 12 में रसायन विज्ञान के अध्याय पृष्ठ रसायन को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में ही बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित हम प्रश्नों को भी किया। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा, इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं, तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।